हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, जो कि भारत का भूगोल है, जो कि ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है। आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे जो भी 9th क्लास की बुक में जो एक की पॉइंट दी जाती है, क्या आप जानते हैं, उनसे बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछी गई हैं। मैंने उन प्रश्नों को परीक्षा में देखा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए उस एक पूरी कंपाइल करके एक वीडियो के माध्यम से आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दूँ। आज ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग देखिएगा तो, क्योंकि इस वीडियो का जो वीडियो में जो कंटेंट है मैंने पूरी तरह से एनसीईआरटी से लिया है, और एनसीईआरटी में क्लास 9th की है। आने वाले समय में क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 का भी मैं लाऊंगा, और क्लास 6 से 12 तक का एक पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको लिए बना दूंगा। आज की वीडियो में बात करेंगे जो यहाँ पे की पॉइंट दी जाती हैं, क्या आप जानते हैं, उनको करंट से अपडेट करके, जैसे मान लीजिए कि करंट से कोई जो भी प्रश्न अभी पुराना हो चुका होगा उसको करंट से अपडेट करके मैं आपको लोगों के साथ बताने का प्रयास करूँगा। आइए, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये क्लास 9th की जो भूगोल है इनमें से क्या आप जानते हैं का जो सीरीज़ है, ये पहला सीरीज़ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं भारतीय संघ यानी कि भारत जो देश है, संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी कि भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत की दक्षिणतम बिंदु जो कि मुख्य भूमि की जो लगी हुई है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, उसको केप कैमोरिन भी बोला जाता है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट पे है। ठीक है, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। वो 2004 में जो सुनामी आई हुई थी, और उसी सुनामी के बाद ये जलमग्न हो गया। एक दो प्रश्न में और आपको बता दूं कि 2004 में सुनामी आई, और उसी के बाद 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित की गई, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। उसी के बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, जो कि एनडीआरएफ की टीम होती है, जो कि बाढ़ से राहत दिलाने का काम करती है, बाढ़ में बहुत से लोगों को निकालने का काम करती है। तो ये सब जो परिवर्तनें हुई और 2004 में जो सुनामी आई हुई थी उसी के बाद हुई। उसी तरह से बहुत से प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में चर्चा करूँगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, और ये सब प्रश्न कहीं भी अलग अलग एग्जामों में पूछा ही जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दूं। दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गई। सबसे पहला प्रश्न तो हमें यह जानना होगा कि स्वेज नहर कब बनाई गई। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। याद कैसे रखेंगे? तो जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी समय इसका निर्माण किया गया था। ये किन किन को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये जब बना ना, तो भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्वेज नहर से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रश्न अच्छा है। जितने भी की पॉइंट दी गई है सब ही बहुत अच्छे हैं, सबका संबंध कहीं ना कहीं परीक्षा से है, और नहीं है तो आने वाले समय में होने वाला है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पूर्व 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासत का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। 2 तरह की व्यवस्थाएं थी, 2 तरह की राज्य थी, प्रांत और रियासत। प्रांत के जो प्रांतपति होते थे वो वायसराय के द्वारा अंग्रेज अधिकारी उसकी देखभाल करते थे। लेकिन एक हुआ करता था रियासत, जिसको हम लोग देसी रियासत का बोला करते थे। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय 563 देसी रियासतें थी, और इन देसी रियासतों का एकीकरण करने का सबसे बड़ा जो काम है सरदार पटेल के द्वारा किया गया है। इसीलिए सरदार पटेल साहब की जो मूर्ति है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनी, यानी एकता के प्रतीक माना जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि इन्होंने ही एकता करके भारत को अखंड बनाने का काम किया।
तो उसी तरह से देसी रियासत अलग अलग हथुआ के राजा हुआ करते थे, दरभंगा महाराज दरभंगा के राजा हुआ करते थे, छपरा में अलग अलग जगह पे राजाओं मतलब देसी रियासत में छोटे छोटे राजाओं के द्वारा राज किया जाता था। दो तरह की व्यवस्था थी, हम लोग सीखे, एक प्रांत और रियासत। रियासत में अपना राजा था, जैसे हरि सिंह जो थे वो भी एक रियासत के राजा हुआ करते थे। बहुत सी रियासतें थीं, आपके भी अगल बगल में जिस जिला में रहते होंगे वहाँ भी पता कीजिएगा, अगर नहीं पता होगा तो वहाँ पे राजा हुआ करते थे। अरे राज हथुआ जो गोपालगंज जिला है वहाँ पे है, छपरा में भी है, तो अलग अलग जगह पे राजाओं का राज्य हुआ करता था। 563 छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। ठीक है, तो दो तरह की व्यवस्थाएं थी। आप लोगों ने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सी बातों को सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जानने लायक प्रश्न है। आइए हम लोग समझते हैं। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCERT इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं। भारत के जितने भी मानचित्र को देखना होगा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो इसरो एक संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और NCERT जिसका किताब हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसी NCERT में ये जो की पॉइंट दी गई है उसी NCERT क्लास 9th की है। तो ये स्कूल भवन एक पोर्टल है जो कि साइट है। आप लोग ये पूरी तरह से स्कूल भवन पोर्टल डालेंगे तो जितनी भी मैप होंगी, बहुत से मैप के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और मतलब शिक्षा हासिल करने में, मानचित्र आधारित शिक्षा हासिल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो स्कूल भवन एक पोर्टल है जो कि शिक्षा से संबंधित है और इसरो और NCERT की संयुक्त पहल है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है जहां लोग निवास करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी की द्वीप, यानी कि नदी, जिस तरह से गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी नदी है, उसी तरह से नदी के रूप में अगर किसी नदी पे सबसे बड़ा जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, वो माजुली द्वीप है जो कि विश्व के लेवल पे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था एक बार, उसमें पूछा हुआ था। दोआब, आब का मतलब होता है नदी और दो का मतलब तो होता है दो, यानी टू। तो दोआब का अर्थ दो नालियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात पानी। इस प्रकार पानी, आब अर्थात पानी होता है, यानी कि जल होता है। तो इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ पांच होता है और आब का अर्थ पानी होता है, यानी कि पंजाब को 5 भूमियों का देश कहा जाता है, 5 नदियों का देश कहा जाता है। दोआब का मतलब होता है दो नदी के बीच का जो स्थल होता है, जो सूखा क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहा जाता है। दोआब वाला क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, तो इसलिए ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद, दो आब मतलब नदी और दो का मतलब दो। पंच आब, तो पंच आब पूछे जाए तो 5 नदी के बीच का जो स्थल होगा, जो उपजाऊ भूमि होगी, उसको पंच आब बोला जा सकता है। त्रिआब यानी 3 नदियों के बीच की जो भूमि होगी उसको त्रिआब भी बोला जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चिल्का झील भारत में खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। तो जो चिल्का झील है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील सबसे पहले कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि समुद्र, खारे पानी का मतलब नमकीन पानी का सबसे बड़ा झील है। ये प्रश्न अच्छा है, इसलिए मैंने इसे की पॉइंट नहीं है, लेकिन NCERT का एक टर्म है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रवाल। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं, यानी कि समूह यानी कि कलेक्शन, बहुत सारे एक साथ इकट्ठा करके रहते हैं। इनका विकास छिछले और गर्म जल से होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है कि प्रवाल भित्ति क्या चीज़ की बनी है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत तर परत जमती जाती है, प्रवाल मरते जाते हैं उनके ऊपर एक प्रकार का, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ दे रहा है, जैसे प्रवाल एक मरा, फिर उसके ऊपर जम गया, फिर उसके ऊपर जम गया, इसके ऊपर जम गया। ये नीचे वाला जो पार्ट है पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है पूरा,
और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से मूंगे की चट्टान निकलती है, जो कि हम लोग अंगूठी में मूंगा के जो चट्टान पहनते हैं वो यहीं से निकाली जाती है, ठीक है ना। तो ये दबते जाता है तो बहुत बड़ा पहाड़ का निर्माण कर लेता है, और ये पहाड़ पूरी तरह से क्या चीज़ का होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थि टीले के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति यानी कि तट के यानी कि नदी समुद्र के किनारे जो प्रवाल भित्ति बन जाती है, पहाड़ का आकार का निर्माण बन जाती है वो। 3 नंबर पे प्रवाल वलय द्वारा, प्रवाल वलय द्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जो ग्रेट बैरियर रीफ द्वीप है जो कि पूरी तरह से प्रवाल से बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में है। ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा हुआ था। आप लोग बिहार दरोगा का प्रश्न देखिएगा तो उसमें जरूर देखिएगा कि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस साइड है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है और वो पूरी तरह से प्रवाल से निर्मित द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसका नाम बैरन द्वीप है। देखिए भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक बैरन और एक नारकोंडम। तो दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार होती रहती है। सबसे पहला बार जो इसमें उद्गार हुआ था 1774 में उद्गार हुआ था और अभी उद्गार इसमें होती रहती है। और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो सुषुप्त ज्वालामुखी के श्रेणी में उसको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में बात करते हैं तो नील नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी के बाद में बात करते हैं तो अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका ये सब क्षेत्र में फैली हुई है। तो अपवाह का मतलब होता है कि उसका जो चलने वाला जो द्वार होता है, जैसे चौला नदी है, यानी कि अमेजन नदी की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपवाह द्रोणी है ना, अपवाह तंत्र है वो बहुत ही बड़ा है और नील नदी के रूप में जानी जाती है, लंबी नदी के रूप में। अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है और उसका अपवाह तंत्र बहुत ही बड़ा है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। सिंधु जल समझौता, तो सिंधु नदी की जो जल समझौता हुई थी वो 1960 में हुई थी। 2 ट्रिक याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो मैंने किया था RBS यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदी का पानी भारत को मिला है। और CJI, तो CJI का मतलब कि चिनाब, झेलम और इंडस बोले तो सिंधु नदी, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को मिला है। इसका बंटवारा हुआ है 80% और 20% में, कहीं कहीं 68 और 32 के रेशियो में दी जाती है। तो यहाँ पे दी गई है कि सिंधु 1960 के अनुसार भारत इस नदी के प्रक्रम का संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग करेगा, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन तीनों नदियों का 20% पानी भारत यूज करेगा और रावी, ब्यास और सतलज का 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 80% पानी भारत यूज करेगा। ठीक है, तो ये समझौता कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। इसका मीडिएटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के बाद इसको हम लोग इस मतलब कि समझौता को हम लोग किया 1960 में। ये प्रश्न भी अच्छा है। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है, जो कि गंगा नदी को साफ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, तो और इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी कि कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही है, कहाँ कहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर अवस्थित है। जो पटना जो शहर है, फिलहाल बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। भागलपुर में भी गंगा नदी बहती है, लेकिन गंगा नदी की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा पटना में है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा पटना में है। ये BPSC पूछ चुका है। प्रश्न BPSC में पूछी गई थी कि गंगा नदी की लंबाई बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो ये पटना में। तो इसके बारे में और आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी तो इस जो वेबसाइट से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो पूरा PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। आगे प्रश्न है, देखते हैं कि क्या आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, वहाँ की एक पेड़ है सुंदरी, और उसी सुंदरी पेड़ के नाम से ऊपर सुंदरबन डेल्टा बनाया गया। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है।
यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ पे जो वन है उस वन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी की डेल्टा बनाई जाती है और ये विश्व की सबसे तेज़ी से वृद्धि होने वाली डेल्टाई प्रदेश है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में। ये भी है, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो गंगा नदी का भी नाम बांग्लादेश में बदल जाता है, क्या हो जाता है, तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहा जाता है। भारत में जमुना नदी अलग है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे नाम से एक योजना प्रारंभ की? इसकी जानकारी आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो गंगा नदी की सफाई करने के लिए नमामि गंगे परियोजना और नर्मदा नदी की सफाई करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि देवी नर्मदे जो कि योजना चलाई जा रही है, ताकि नदी को स्वच्छ किया जा सके और पर्यावरण नदी को भी सुरक्षित किया जा सके और नदी से जितने भी लोग पानी पीते हैं उन लोग भी सुरक्षित हो सके। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ही हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ज्ञात करने के लिए बता रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग गुरसप्पा, जो कि शरावती नदी पे है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो जलप्रपात है जोग गुरसप्पा, जो कि जिसको शरावती नदी के तट पे है और उसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी है शिव समुद्रम, जो कि कावेरी नदी के तट पे अवस्थित है। आगे देखते हैं, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो है, पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पे 71% भाग जल और 27% भाग पे स्थल है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। 71% भाग पे जल है, लेकिन 97% इसका भाग लवणीय यानी कि खारा पानी है, नमकीन पानी है। 3% ही पानी स्वच्छ जल है, जो कि पीने योग्य है। उसमें से भी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। 3% पानी जो कि साफ पानी जिसको बोला जा सकता है, स्वच्छ जल बोला जाता है, उसी भी स्वच्छ जल में 3/4 भाग हिमानी के रूप में यानी बर्फ के रूप में है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि पीने का पानी कितना ही कम है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, जल को बचाना बहुत ही आवश्यकता है। जितना ज़रूरी हो उतना ही जल का उपयोग करें, अन्यथा जल की संकट आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इससे अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि 3% केवल जल है पीने के लिए, उसमें भी 3/4 भाग बर्फ़ के रूप में है। बहुत ही लेस मात्रा, थोड़ी सी मात्रा है हम लोगों को लिए पानी पीने के लिए। ठीक है, तो जल संरक्षण के रूप में जो भी उपाय हम अपने से हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा भी प्रयास की जा रही है। आगे है, क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरब सागर। ये सब छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन ये बड़ी है, इसलिए बड़ी झील को समुद्र के रूप में कही जाती है। तो कैस्पियन सागर झील कहा जाता है, मृत सागर झील और अरब सागर झील कहा जाता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देश की नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में की गई। गंगा एक्शन प्लान GAP का आरंभ हुआ वर्ष 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदी को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियों देश के जल के प्रमुख स्रोत हैं और जल प्रदूषण को कम करने के लिए, जल की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए नदी संरक्षण योजना कब आई थी, तो 1985 यानी 1985 में इसकी स्थापना की गई और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाई गई और अलग अलग नदी को जोड़ने का भी काम इसमें शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, भी प्रश्न अच्छा है, पूछा हुआ प्रश्न है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। मानसून शब्द कहाँ के शब्द है, अरबी शब्द है, मौसम से हुई है। मानसून का अर्थ क्या होता है, तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में
ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी कि वायु की दिशा में, यानी कि वायु का जो दिशा है ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती है। गर्मी के दिनों में कुछ अलग तरीका की हवा, ठंडा के दिनों में कुछ अलग तरीका की हवा, अभी बरसात का मौसम में कुछ अलग तरह की हवा। तो हवा में परिवर्तन देखने को मिलती है, वही मौसम, वही उसी को मानसून कहा जाता है। ये भी प्रश्न अच्छा है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्र में दिन एवं रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात में नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान होता है। तो थार का मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में जो गुजरात वाले क्षेत्र है, कच्छ का जो रण है वहीं के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक हो जाता है, लेकिन रात का टेम्परेचर घट के 15 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहीं पे एक प्रश्न दूसरा है कि केरल और अंडमान निकोबार दोनों में दिन और रात का जो टेम्परेचर है दोनों ही समान रहता है। ये प्रश्न अच्छा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी चक्रवात आई हुई है, गुलाब नाम का चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आई हुई है। अरब सागर में जो चक्रवात आया है उसका नाम साइन है। जिन दोनों का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा की गई है। तो चक्रवात में जो दिशा चलती है ना, चक्रवात का जो गति होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध बोले तो मैं आपको यह फिगर से स्पष्ट कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत, और यहाँ पे क्लॉकवाइज, दो तरीक़ा से चलती है। तो ये चलने का जो काम है ना, कोरियोलिस बल के कारण होता है। आइए हम लोग कोरियोलिस बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे फेरल का नियम कहा जाता है। तो इस जो दिशा घूमती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ये प्रश्न हूबहू पूछी जाती है, क्लॉकवाइज। इसी अनुसार से अभी चक्रवात भी जो आती है उसी अनुसार चलती है। तो ये किसके कारण चलती है, तो कोरियोलिस बल के कारण चलती है। इसको फेरल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है एनलिनो। एनलिनो के बारे में समझते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास को एनलिनो कहा जाता है। एनलिनो कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। एनलिनो स्पेनिश शब्द है, एक एक शब्द पे गौर करिएगा। एनलिनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय में बहना शुरू होती है, तो एनलिनो जो जलधारा है क्रिसमस के समय में बहना शुरू होती है, यानी 25 दिसंबर के दिन ये 25 दिसंबर से बहना शुरू होती है। एनलिनो में उपस्थित समुद्र की सतह का तापमान को बढ़ा देती है। जब एनलिनो आती है तो समुद्र का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है, क्योंकि ये गर्म जलधारा है। उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें को शिथिल कर देती है, यानी कि जो व्यापारिक पवनें चलती है उसको ठंडा कर देती है, शिथिल कर देती है, कमज़ोर कर देती है। इस तरह से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। मानेसराम जो कि मेघालय का जगह है। मेघालय का मतलब ही होता है मेघ का आलय, यानी कि मेघों का घर। तो मानेसराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ये सैटेलाइट के माध्यम से इसको पता किया जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये दो तरह की गुफा है, स्टेगमाइट और स्टेगलेक्लाइट, जो दो तरह की गुफाएं मेघालय के मानेसराम में है। और मेघालय के मानेसराम में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। क्या आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से हैं उन्हें विदेशज पौधा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ये क्या आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज, और जो भारत के बाहर से हैं उन्हें विदेशज, यानी कि देशज शब्द विदेशज शब्द में हम लोग पढ़ा करते थे। जो शब्द भारत का, जो वनस्पति भारत की है उसे देशज, और जो भारत के बाहर से है उसको विदेशज कहा जाता है। ये सामान्य बात है। ये क्वेश्चन 2011 का प्रश्न है। इसको करंट के साथ अपडेट करके मैं आपको साथ प्रस्तुत करूँगा। क्या आप जानते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि 2011 में रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें भारत में वनों का प्रतिशत 21.05% था, लेकिन अब अभी चल रहा है 2021। तो 2019 में भारतीय वन रिपोर्ट आई हुई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर ने 30 सितंबर को भारत में वन क्षेत्र में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की 2019, जो कि वो 16वां संस्करण था। ठीक है, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा
जारी की जाती है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के द्वारा आंकड़ा जो है प्रस्तुत की जाती है, आंकड़े का प्रयोग किया जाता है। ये सैटेलाइट के माध्यम से इसका आंकड़ा की प्रस्तुत की जाती है। ये सबसे पहला जो है रिपोर्ट ये 1987 से चली आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 में 21 पॉइंट कुछ परसेंट, यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूँ, 21.05% था, लेकिन 2019 में ये बढ़कर 24.56 हो चुका है। यहाँ पे मैं अब मार्क कर देता हूँ, 24.56% यहाँ पे हो चुका है। तो ये वन में बढ़ोतरी पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा कदम है। ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया। क्या आप जानते हैं भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू की गई थी। प्रवासी पक्षी के बारे में प्रश्न पूछी जाती है। प्रवासी पक्षी आखिर होते क्या हैं, आइए समझते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों को एक मनपसंद स्थान कक्षकारण, जो कि गुजरात में पड़ता है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है, वहाँ लाल सुंदरी कालिंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसला बनाती है और बच्चे को पालती है। देश के अनेकों दर्शनीय दृश्य में से एक है। क्या यह हमारी कीमत धरोहर नहीं है? यानी कि जो प्रवासी पक्षी आते हैं बड़ा ही अच्छा लगता है। और दूसरे देशों से पक्षी क्यों आते हैं? तो भारत की यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुकूल हो जाती है। तो साइबेरियन सारस गुजरात में आती है। जनसंख्या से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि मैंने लिखा है, NCERT से लिया है, बहुत ही अच्छा है, आइए समझ लेते हैं। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक जनगणना जनसंख्या कहलाती है। भारत में सबसे पहले जनगणना जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि 1881 में पहली बार यह संपूर्ण जनगणना कराई गई। यह समय प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनसंख्या रिपोर्ट देखी है? या पुस्तकालय में देख सकते हैं। जनसंख्या रिपोर्ट तो हमेशा पढ़ने के लिए मिलता है, ये देखने चाहिए। ये प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है जो कि हम लोगों को जानना आवश्यक है। परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इस बात को। तो क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक मतलब कि वर्ग मीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है और भारत की जितनी जनसंख्या है उससे हम लोग भाग देंगे तो आपको जनसंख्या घनत्व मिल जाएगा। राज्य में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम लोग बात करते हैं भारत के लेवल पे। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 है, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये बिहार की है। लिंगानुपात कितनी है? तो 2011 में लिंगानुपात 943 है, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। लिंगानुपात क्या होता है? तो क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084, पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुष पे 1038, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पे 866 तथा हरियाणा में 1000 पे 877। इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है? तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं कहीं बहुत ही कम है और कहीं कहीं ज़्यादा है। तो केरल में सबसे ज़्यादा है क्योंकि केरल शिक्षित राज्य है। पुडुचेरी भी शिक्षित है, तो पुडुचेरी में भी ये 1038 है और केरल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। तो इन सब का कारण क्या है आप लोग कमेंट करिएगा अपने स्तर से। इनका कारण शिक्षा भी हो सकता है एक। तो इस वीडियो में क्लास 9th की इतना ही है और आने वाले समय में 10th, क्लास 11 और 12, 6 से लेकर 12 तक सभी विषयों की क्या आप जानते हैं का सीरीज लेके आऊँगा। तो ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत ही अच्छा लाभदायक साबित होगा। वो अलग अलग परीक्षा का प्रश्न देखिएगा, क्योंकि जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं NCERT से ही प्रश्न लिए जाते हैं। BPSC हो, UP PCS हो, बिहार दरोगा हो, यहाँ से हमेशा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ ये प्रयास कैसा लगा मैंने, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।